100 और 99 और 100 हो गया। अब हमें करना है आर्टिकल 120, 121 और 122। आपको मैं एक बात बता दूं, 123 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है। इट हैज बीन कंप्लीटेड, वो कंप्लीट हो चुका है ना, ठीक है। हो जाएगा तुम्हारा भी, टेंशन मत लो, सबका हो जाएगा, सबका करा देंगे हम, सबका होगा। नहीं, अरे नहीं भाई, चलो 120 आर्टिकल में दी है लैंग्वेजेस। क्या दी हुई है? लैंग्वेजेस। ये बताइए पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हम किस लैंग्वेज में बोल सकते हैं? इंग्लिश एंड हिंदी। लेकिन अगर आप स्पीकर या चेयरमैन से गुहार लगाएंगे कि हम अपनी मदर टंग में बोलना चाहते हैं, और स्पीकर या चेयरमैन ये मान जाए कि आप अपनी बात को इंग्लिश या हिंदी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो आपको मदर टंग में बोलने की इजाजत दे सकता है। सो अगर आप परमिशन लेंगे और परमिशन अगर दे दी गई तो आप अपनी मदर टंग में भी बोल सकते हैं। दिस इज आर्टिकल 120 ओनली, ठीक है। अब आर्टिकल आता है 121। 121 में क्या दिया हुआ है? 121 में दिया हुआ है कि कोर्ट में होने वाली कोई भी प्रोसीडिंग्स को, है ना, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं किया जाएगा। हाँ, यानी कोर्ट में पावर्स को डिस्कस करना अलाउ नहीं है। कौन सा है आर्टिकल? 121। अपनी स्टेट के हिसाब से कि हिंदी में चाहिए। अभी बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कंडक्ट को हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते पार्लियामेंट के अंदर, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये भी ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब आपका क्वेश्चन था विधानसभा, स्टेट की जो अलग अलग विधानसभा होगी उसमें लैंग्वेज का क्या होगा? तो जो अलग अलग विधानसभाएं होती हैं स्टेट की, उसमें जो उस स्टेट की स्टेट लैंग्वेज होती है वो भी अलाउड होती है। स्टेट की स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर होती है, विधानसभा ही डिक्लेयर करती है ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नमेंट वहां की, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 122 पे। जैसे गवर्नर चाहे तो उसमें कर सकती है उसकी स्टेट की लैंग्वेज, जैसे सबकी हिंदी कर सकता है। हाँ, हट सकती है, लेकिन अगर वहां के मेजोरिटी ऑफ पीपल्स अगर गुहार लगाने आएंगे गवर्नर से तो वो बना भी दी जाएगी। करंट चल रहा हो या कोई हो गया हो, फाइनल डिसीजन आ गया हो, यानी किसी भी जज के या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कोर्ट ऑफ कंडक्ट को पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। सर इसमें प्रेसिडेंट होती है, ऐसे प्रेसिडेंट चाहता है, क्या प्रेसिडेंट चाहता, मतलब सेंटर चाहता है कि लेकिन सेंटर के चाहने थोड़ी ना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है या नहीं चाहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, हम बता तो रहे हैं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर वहां के मेजोरिटी ऑफ पीपल्स गवर्नर के पास जाएंगे तो गवर्नर को वो लैंग्वेज डिक्लेयर करनी होगी, स्टेट लैंग्वेज। पार्लियामेंट में बिल आए थे, वो पास हो जाए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाए। हाँ, तो वो तो अलग कहानी हो गई, फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन ने चाह लिया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेंट्रल का दबाव है बिना कॉन्स्टिट्यूशन, बिना बिल पास? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेंट्रल इज ऑल्सो डूइंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज। सेंट्रल की भी गवर्नमेंट सेम हो, स्टेट की है बहुत सारी स्टेट में, बहुत ही सारी स्टेट में, असम में भी है। तो क्या वहां पे बोडो खत्म कर देंगे लैंग्वेज? तो ऐसा थोड़ी ना, सेंटर की गवर्नमेंट है तो सेंटर कुछ भी करेगा। सेंटर रन्स ऑन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। सेंटर रूल ऑफ लॉ है ना, रूल ऑफ मैन थोड़ी ना है। कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक, यस, नहीं 121 बताया मैडम,
This is 121. I am going to tell you about 122. 122 says that the proceedings of parliament cannot be discussed in courts. अच्छा, तभी ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एकदम एक्सट्रीम मान लेते कि जो Supreme Court Yes, उसके आगे जा ही नहीं सकते ये। मुझे लगा राम मंदिर कितना बड़ा डिसीजन हुआ होगा पार्लियामेंट में, बट तो ना नहीं, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा आप पे, आम इंसान पे तो लग ही जाएगा। इनको इम्यूनिटी होती है कोर्ट से, है ना, कोर्ट इनके दखलंदाजी नहीं दे सकता है। याद रखिएगा 122 में, अच्छा, पार्लियामेंट की बात कोई भी कोर्ट में डिस्कस नहीं की जा सकती। और साथ में याद रखिएगा जो एमपीज होते हैं इनको क्या मिलती है, इम्यूनिटी भी मिलती है। क्या इम्यूनिटी मिलती है, विल डिस्कस। इम्यूनिटीज भी मिलती हैं, आर्टिकल 361 में डिस्कस करना चाहिए हमको ये। यस, प्रतिरक्षाएं मिलती हैं। तो अब इनको जो प्रतिरक्षाएं मिलती हैं ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोर्ट के अगेंस्ट कहा तो इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, इन पे कंटेम्प्ट हो जाता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोर्ट जो सजा देगा वही आपको मानना पड़ेगी, फिर सजा तो वही देता है। इसीलिए कोई भी कोर्ट के डिसीजन को इग्नोर नहीं करता है, मतलब उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। सो एनी पर्सन इन इंडिया will have to accept the decision of court, because if you speak against the court, there is a contempt of court against you. एमपीज के अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस में आता है इम्यूनिटीज। नहीं, प्रिविलेजेस के लिए अलग आर्टिकल है। प्रिविलेज मेंशन नहीं है। किसमें प्रिविलेजेस मेंशन नहीं है, होनी चाहिए, होनी तो चाहिए प्रिविलेजेस यार। देखो देखो इधर होगी। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, कलेक्टिव प्रिविलेजेस, दो टाइप की प्रिविलेजेस होती हैं। चलिए भैया आगे। ओके, अब आ जाते हैं हम जरा, हाँ, अगला सेक्शन है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन वाला। तो दूसरा सेक्शन कर लिया, अब हम तीसरा सेक्शन करेंगे। एंड थर्ड सेक्शन हैविंग आर्टिकल 101, 102, 101 and 102 speaks about disqualification of MPs, है ना? 101 से 105 तक। हाँ, वो वही सेक्शन आ रहा है। हाँ बिल्कुल, 104 तक, 102, 103 and 104. It comes under disqualification of MPs. Keep in mind. Member of Parliament. While on the other hand, in third section, we have to discuss about Article 105. What it is? It is privileges and immunities of Parliament. हाँ, MPs, privileges and immunities of MPs. Yes, members of Parliament. ठीक है. And 106 is what? Salaries and allowances of MPs. Consolidated fund हो गया।
Yes. So this is what we have to discuss. ठीक है, तो आज इतना ही रखें क्या? ये हम नेक्स्ट क्लास में पूरा आपको बता देंगे, टाइम लगेगा इसमें, छोटा नहीं है ना। नेक्स्ट क्लास में विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स that have been covered in next class, and the next class is very important class in which you can take that part of your study which is very much important for any of the exam that are A level exams. Privileges, ये immunities, ये बड़ा ही ऐसा पार्ट है ना कि इसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है हमको। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज। ऑफ मेंबर्स ऑफ Lok Sabha and disqualification of members of Lok Sabha and Rajya Sabha. That was given in Article 101, 102, 103 and 104, है ना। जैसा कि हमने कल किया था 105 में क्या थे? राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज इसी में है। और 106 क्या था? 106 था सैलरी एंड अलाउंसेस। सैलरी एंड अलाउंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आर्टिकल 101 में हमें सीखनी है, अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट के हाउसेस प्लस स्टेट असेंबली के हाउसेस दोनों का मेंबर है, तो उसे एक जगह से क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा 101 में दिया हुआ है कि अगर वो रिजाइन नहीं देता है तो पार्लियामेंट के हाउसेस से उसको क्या कर दिया जाएगा? सीट वैकेंट समझी जाएगी। हाँ, ये डबल मेंबरशिप का है, मानी जाएगी। और इसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट इज गोइंग टू मेक रूल्स if he wants. Until no rules has been made by president, the person should be मतलब vacate the parliament house। ठीक है ना, है ना, समझ गए ना। अगर रिजाइन देना है तो किसको देगा? Who resigns? MP resigns to whom? Yes, chairperson। चेयरपर्सन। और इसी आर्टिकल में गिवन है चेयरपर्सन ही जो है आपका इसका रिजिग्नेशन लेटर अप्रूव करता है, ऐसे मान लो। यानी चेयरपर्सन रिजेक्ट भी कर सकता है, कैन रिजेक्ट, रिजिग्नेशन कैन रिजेक्ट। यानी एक ऐसी, हाँ, ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसका जो रिजिग्नेशन लेटर रिजेक्ट भी किया, हाँ, रिजिग्नेशन लेटर रिजेक्ट भी किया जा सकता है। एमपी का रिजिग्नेशन लेटर इज कैन बी रिजेक्टेड अगर वो जो चेयरपर्सन है वो ये समझ जाए कि ये जो रिजाइन है ये खुद नहीं दे रहा है, ये किसी के प्रेशर में दिया जा रहा है, तो इसका रिजिग्नेशन लेटर रिजेक्ट भी हो सकता है। ये कंप्लीटली कॉल है एमपी का। ठीक है, सॉरी उसका चेयरपर्सन का 101 आर्टिकल समझ गए। लिखो इसको, 101 को समझ जाओ जरा, कोई और दिक्कत हो तो पूछ लो। कौन सा प्रेसिडेंट? देखो, अगर वो दोनों हाउसेस का मेंबर है
और उसने रिजाइन नहीं दिया है तो पार्लियामेंट के हाउस से उसकी सीट वैकेंट समझी जाएगी। अगर इस रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट कोई और रूल बनाता है तो वो रूल काम करेगा। सो प्रेसिडेंट है पावर टू मेक रूल्स। राउंड जगह से एमपी हो टेम्पररी, दो जगह से एमपी नहीं हो सकता ना, नहीं जैसे दो जगह से लड़ते हैं दो जगह से जीत गया, दोनों जगह से जीत गया। दोनों जगह से जीत गया तो एक जो सीट है वो वैकेंट मानी जाएगी। और जब स्टेट लेजिस्लेचर से कोई पार्लियामेंट में आ रहा है, हाँ तो फिर अगर उसने वहां रिजाइन किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है, उसने अगर एज्यूम कर ली पोस्ट आके, जैसे मान लो स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए था पहले और वो पार्लियामेंट में बैठ गया आके, तो इसका मतलब उसने ये वाली पोस्ट को एज्यूम कर लिया तो फिर वो वाली पोस्ट वैकेंट मान ली जाएगी। अगर वो हाँ दोनों जगह नहीं गया तो पार्लियामेंट की पोस्ट वैकेंट मानी जाएगी। फिर नहीं समझे मेरी बात को, समझ गए? इसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट अदर रूल्स भी बना सकता है बट देयर इज करंटली दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। प्रेसिडेंट अगर रूल बनाएगा तो ऑर्डर निकाल देगा प्रेसिडेंट, है ना, हमेशा ऑर्डर निकालता है प्रेसिडेंट। ठीक है, नहीं करेगा रिजाइन तो दोनों जगह से उसको वैकेंट माना जाएगा। नहीं पार्लियामेंट से वैकेंट माना जाएगा ना, यही तो बोला मैंने। दोनों जगह से वैकेंट मानना तो क्या मतलब है फिर? जैसे कि इसके पास दोनों जगह की असेंबली की सीट्स हैं, ये पार्लियामेंट की और स्टेट असेंबली की है, हाँ तो और वो रिजाइन नहीं करता है, अगर टाइम के लिए ही बोलने वाली है, हाँ। तो इस टाइम पे रिजाइन करता है तो फिर मतलब 60 डेज अगर कोई भी अपनी पोस्ट को चाहे रिजाइन किया हो या नहीं किया हो, अगर बिना बताए विदाउट इन्फॉर्मिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो फिर दोबारा इलेक्शंस। यस, तो सीट वैकेंट मान ली जाती है। मतलब 60 डेज अगर आप एब्सेंट है, यस, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि इन अब्सेंट में 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक ना ही हाउस एडजर्न रहना चाहिए और ना ही हाउस प्रोरॉग रहना चाहिए। एब्सेंस में हाँ हाँ, मतलब अच्छा, अगर 60 डेज कैसे काउंट करते हैं कि किसी को ऐसा कंडीशन लगानी है तो उन 60 डेज में 4 कंसेक्यूटिव डेज ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, वैसे तो आपसे 60 डेज वाला ही पूछा जाता है, वो ज्यादा टफ हो जाता है कॉन्जिक्यूटिव डेज का डाल के। यानी अगर कोई 60 दिन की छुट्टी ले रहा है तो उसकी सीट वैकेंट मान ली जाएगी बिना बताए, है ना, उसकी सीट वैकेंट मान ली जाएगी बिना बताए अगर ले रहा है छुट्टी, समझ रहे हो? लेकिन जिन 60 दिनों में उसने छुट्टी ली है उस दिन 4 दिन लगातार हाउस बंद नहीं रहना चाहिए। अगर 4 दिन लगातार हाउस बंद रहा ड्यू टू एडजर्न और प्रोरॉग तो फिर वो जो है 60 दिन दोबारा से काउंट होने लगेंगे। समझ रहे हैं? नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए? ये तो फिर ट्रिक खेल रहे हैं। नहीं ट्रिक क्या, अब वो तो हाउस तो पूरा एडजर्न होगा ना। अंदर की सीट पे आ रही है, सबको अपनी सीट पे आ रही है। एक दिन आ ही जाएंगे। देखो 60 दिन की है, 2 महीने में एक दिन आ जाओ, बस काम खत्म। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो तुम। आओ आ जाओ 102 आर्टिकल में। 102 आर्टिकल में डिफाइन की गई है डिस्क्वालिफिकेशन। वैसे तो डिस्क्वालिफिकेशन ये भी थी जो पहले बताई थी, लेकिन ये सेटल्ड डिस्क्वालिफिकेशन है जो आप बोल रहे थे हमसे, जैसे कि अगर वो अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड, एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया है। तहसील भी आ जाता है। ना, तहसील तो नहीं आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कॉम्पिटेंट कोर्ट अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करेगा ना। और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब समझते हो?
दिवालिया, हाँ वही दिवालिया मतलब वैसे वैसे कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। यस, खत्म क्या, एक्चुअली में ये बैंक से लोन लेके वापस ना कर पाए वो दिवालिया होता है इन आइज ऑफ गवर्नमेंट, है ना। थर्ड, अनसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, है ना। तो अगर ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, जैसा कि पता है आपको, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट हो या सेंटर हो। और एक है आपका अगर ये दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, जैसे कि इसने जो है चुनाव तो लड़ा अपनी सिटीजनशिप से, लेकिन वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, देन ही और शी ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिस्क्वालिफाइड। इसमें दिया है ये प्रॉपरली, है ना, जरूरी है ये। आर्टिकल तुम मेंशन करते जाओ, तुम कुछ आगे कर रहे हो, अच्छा ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछ लो भाई। सर इंसॉल्वेंट को ऐसे क्यों रखा है? मतलब क्या ही फर्क पड़ता है अगर मैं नहीं कर पाया, ऐसे थोड़ी सरकार को कैसे देना। इंसॉल्वेंट को अगर आप रखोगे तो एक बात बताओ, जब उसने पहले ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं किया, जब वो नहीं दे सकता था तो क्यों लिया? इंसॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्यों नहीं होता है? तुम अगर पहले ही इतना बड़ा झूठ बोले हो तो अब जो सरकार का पैसा होगा वो भी तुम कहीं ले जाके कुछ भी करोगे, तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का पैसा भी तो इंसॉल्वेंट का डाल रखा है, इसीलिए। तो अगर नहीं भी होते तो भी तो खा लेते। हाँ, वो तो हमारे जो निर्माता थे उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, जो पहले से ही है पैसे उड़ाने वाला उसको नहीं रख लेते हैं, लेकिन वो क्या जानते थे कहानी कुछ और होगी, होगी नहीं होगी। तो इसमें ऐसा लिमिटेड प्रॉपर्टी वाला कोई सी नहीं है कि इससे ज्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए? मतलब आप ये कहना चाह रही हो रिच पीपल आर नॉट एलिजिबल फॉर कंटेस्ट इन इलेक्शंस? हाँ। स्मार्ट नहीं, वे टू स्मार्ट तो उनके देश के डेवलपमेंट में रोल नहीं होना चाहिए, आप ये मान रही हो? If you are saying- प्रॉफिट के लिए देखेंगे ना, फिर अगर देखें नहीं, वो ऐसे तो नहीं है, जैसे अब नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। कोई अगर बहुत ज्यादा अमीर है तो वो देश को बेच के खा लेगा, नहीं ऐसा तो नहीं है। ऐसा हमने इनएलिजिबल किसी को नहीं बनाया है। ये तो फिर डेमोक्रेसी में स्पॉट आ जाएगा, पार्शियलिटी हो जाएगी। पार्शियलिटी इज पार्शियलिटी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। इसमें कोई ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं होता है। इसमें महिलाओं का कोटा लगने लगा है अब। लगा देंगे। SC/ST की भी सीट रिजर्व है भाई। तुम कौन सी पे लड़ रहे हो? चलो आगे चलते हैं। 102 के बाद 103। 103 में बोला गया है अगर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर पे आपको डिसीजन लेना है तो हु कैन डिसाइड?
डिसीजन कौन लेगा? प्रेसिडेंट लेगा। देखो डिस्क्वालिफिकेशन पे दो लोग डिसीजन लेते हैं, अभी जो हम सीख रहे हैं वो प्रेसिडेंट लेता है। डिसीजन लेता तो प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट वही करेगा जो कौन कहेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कीप इन माइंड। और एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस, एक्ट ऑन, अच्छा हर जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं डालना है, ये भी ध्यान रखना, कुछ जगह ऐसी भी हैं। एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ ईसीआई, है ना, वही करेगा जो ईसीआई कहेगा। यानी प्रेसिडेंट इज नॉट टेकिंग द डिसीजंस ऑन हिज डिस्क्रिशनरी वे और डिस्क्रिशनरी पावर। सो कीप इन माइंड। क्या बताओ? ये हमने इतना बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति एमपी बन गया लेकिन उसने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली तो वो क्या डिस्क्वालिफाइड होगा? हो गया। लेकिन उसका फाइनल डिसीजन तो लेगा कोई, डिस्क्वालिफाइड है, कौन लेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट वो खुद नहीं ले सकता, कौन बोलेगा उससे आके? तभी लेगा। यही लिखा है बस, नथिंग मोर नथिंग लेस। हो गया ना? ठीक है। 104 ये बोलता है, क्या बोलता है 104? 104 ये बोलता है कि आप बिना मेंबर रहे हाउस में बैठ नहीं सकते, यदि बैठे हो तो 500 रुपए पर डे फाइन है। मतलब मेंबर नहीं हो तो 500 रुपए पर डे फाइन रहेगा आपके ऊपर। अंडर 99 आपने प्रॉपर ओथ नहीं लिए तो भी है, अगर आप इलेक्टेड हो गए हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आ रहे अब एंटी डिफेक्शन की कहानी बता रहे हैं आपको, चल के हम बस। है ना? 104 आर्टिकल, 105, 106। ठीक है, चलें आगे। अब 105 हम आपको बाद में कराते हैं, 106 पहले खत्म करा देते हैं। सिंपल सा आर्टिकल है, इसमें दी है सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ एमपी, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज। कितनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी मिलेगी? जो पार्लियामेंट थ्रू लॉ डिसाइड करेगी। पार्लियामेंट कोई भी चीज डिसाइड करती है, किसके थ्रू करती है? थ्रू लॉ, कानून बना के डिसाइड करती है। कोई कौन सा कानून है इसमें? एक्ट लिखा है क्या? सैलरी अलाउंसेज ना, कोई एक्ट नहीं। ठीक है, ठीक है। बस एक पॉइंट याद रखना, ये सैलरी जो है चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। पार्लियामेंट देखता है इसमें। अब देखो हम बता देते हैं तुमको कहानी। 3 फंड हैं, लेकिन इसकी कहानी अलग है थोड़ी सी। इसको सीख लेते हैं हम, फिर हम लोग एंटी डिफेक्शन सीख लेते हैं, फिर हमारा 105 आर्टिकल रह जाएगा। फिर इधर सारा हो गया ना, फिर तुम्हारा 89 से 98 बचा और 107 से 119 बचा। यही तो 2 सेक्शन बचे हैं ना अब करने के लिए। तो हो गया ना, 120 से 22 हो गया, 119 तक बचा है। वो पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस है।
वो अलग सेक्शन लगा रहा आपने 105 और 106 अच्छा चलो ठीक है, हो गया। अब 2 ही सेक्शन बचे हैं हमारे करने के लिए इसमें। कौन सा? 106। सैलरी और अलाउंस क्या मिलेगा एमपीज को? वो पार्लियामेंट जो तय करेगी थ्रू लॉ वही मिलेगा। ये कंसोलिडेटेड फंड पे, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे है। अब देखो समझो इसको, चार्ज्ड अपॉन किससे मिलती है सैलरी इसको, इन सभी लोगों को? 2 अलग अलग वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, मेक चार्ज ऑन एंड चार्ज्ड अपॉन, है ना। अब देखिए दोनों में अगर देखोगे तो किससे होते हैं ये? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं। अब होता क्या है, यही सबसे बड़ा अकाउंट है कंसोलिडेटेड फंड, सबसे बड़ा अकाउंट है। तो जब भी बजट आएगा तो सारा पैसा किससे निकाला जाएगा? इसी अकाउंट से, ठीक है। तो बजट में 2 तरीके के मत होते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोप्रिएशंस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अप्रोप्रिएट माने होता है विड्रॉल ऑफ मनी, उसे बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। तो एक होता है चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है मेक चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो डिफरेंस क्या होता है दोनों में? डिफरेंस ये होता है कि जैसे मान लो एमपी को सैलरी देनी है, प्रेसिडेंट को सैलरी देनी है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सैलरी देनी है, इनकी सैलरी में क्या कम किया जा सकता है या बढ़ाई जा सकती है? कुछ नहीं हो सकता। इन बातों पे डिस्कशन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अरे भैया सैलरी पे क्या डिस्कशन करोगे? बजट पहले प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो सरकार ने कहा कि हम जो है 10 नए हॉस्पिटल बनाएंगे। अब 10 नए हॉस्पिटल के लिए सरकार ने जो बजट मांगा सरकार से, लोकसभा से मांगती है, ये सरकार लोकसभा से बजट मांगती है। कैसे मांगती है? पहले बजट पेश होगा, प्रेजेंट होगा, उसके बाद उस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद उस पर वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर बजट पास होता है तो ही सरकार को मिलेगा पैसा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दैट मीन्स गवर्नमेंट इज आस्किंग मनी फ्रॉम लोकसभा एज वेल, लोकसभा ओनली। So the Lok Sabha is going to give the money through its voting process. If the budget has been passed, then government is eligible to take money from Consolidated Fund of India. Either is not. अगर पास नहीं हुआ बजट तो क्या होगा? बजट क्या है एक? What is budget? Budget is a money bill. अगर ये बिल पास नहीं होता है तो सरकार का कोई काम होने वाला। अब गवर्नमेंट कौन से हाउस से फॉर्म होती है? लोकसभा से या राज्यसभा से? लोकसभा से। गवर्नमेंट फॉर्मिंग हाउसेस लोकसभा। दैट्स वाई हमने क्या किया है, मनी बिल को राज्यसभा के रिस्पेक्ट में पावर ही नहीं दी है। हमने सिर्फ किसको पावर दी है? लोकसभा को। क्यों लोकसभा को पावर दी है? क्योंकि लोकसभा से गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। राज्यसभा अगर उसमें अड़चन डाल देगी तो फिर गवर्नमेंट वर्क ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमने मनी बिल के रिस्पेक्ट में राज्यसभा को पावर दी ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा इज ओनली फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। सो वी हैव मेक अराउंड ऑल द मनी रिलेटेड थिंग्स इन लोकसभा ओनली। तो कोई भी मनी की चीज होगी वो लोकसभा से ही पास होने वाली है। बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, अभी हम देखेंगे। आर्टिकल 114, 115 आएगा, जो है इन डेप्थ वो चीजें हैं, उसमें बहुत सारे कट मोशंस है ना, वो सब देखेंगे हम लोग, है ना। क्लियर है? चलिए, तो मनी बिल में 2 चीजें होती हैं। देखो बजट जब प्रेजेंट होगा तो उस पर डिस्कशन होगा। अब सरकार को 10 हॉस्पिटल्स के लिए 100 करोड़ मांगा सरकार ने पैसा, तो अब अपोजिशन पार्टी क्या कहेगी? नहीं 100 करोड़ की तो जरूरत, कितने में काम चलाओ? 20 करोड़ में काम चलाओ, या 30 करोड़ में काम चलाओ, या 50 करोड़ में, जो भी है। तो इस पे डिस्कशन होगा नहीं होगा? इस पे डिस्कशन इज वैलिड, लेकिन इस पे डिस्कशन कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट को 5 लाख रुपए पर सैलरी चाहिए हमको 1 साल के लिए, 5 लाख रुपए पर मंथ, यानी 50 लाख सैलरी, 60 लाख सैलरी चाहिए। तो इस पे क्या डिस्कशन करोगे? तो जो पैसे खर्च होने ही हैं वो होते हैं चार्ज्ड अपॉन, और ऐसी चीजों पे डिस्कशन नहीं होता, ये सीधे पास होते हैं विदाउट वोटिंग। डिस्कशन हो सकता है, वोटिंग नहीं होती है इन पे। चार्ज अपॉन पे देयर इज नो वोटिंग, मेक चार्ज ऑन पे वोटिंग होती है। चार्ज अपॉन में बजट में रख दिया गया, बस खत्म, नो वोटिंग। अप्रूव ये भी साथ में हो जाएगा।
अपॉन में फिक्स है ना। अपॉन में फिक्स है, मेक चार्ज ऑन में फिक्स नहीं है। ये है दो फ्रेजेस का, अलग अलग दो फ्रेजेस यूज हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मेक चार्ज अपॉन और चार्ज अपॉन, मेक चार्ज ऑन और चार्ज अपॉन। यस, समझ गए बात को? सर्दी बहुत हो रही है अभी शाम को। सर्दियों की छुट्टी पड़ी, पर जो सर्दियों की छुट्टी के बाद जो सर्दियां हुई ना, वो ज्यादा खतरनाक हुई है। क्या पिलाना पड़ेगा यार, क्या नहीं, बात ये है ना, उठने का मन नहीं होता है। आपके सब मैसेज से हम लोगों को मिला पता है। हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। 4:15 40 4:40। अरे यार, अभी बहुत वो हो गया है यार, लोड वोड बहुत हो गया है। एक तो सारी की सारी जिसमें कल आ जाओगे तुम लोग फिर?
नहीं 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 नहीं, आशीष आज जाना पड़ा है ना आशीष को। चलो सुनो सुनो, कल हम आपके लिए एकदम फ्रेश कंटेंट लेके आएंगे विद क्वेश्चंस, है ना, ताबड़तोड़ तरीके से। कल हमारा यूनियन और स्टेट दोनों फिनिश, यूनियन में अब कुछ रहा नहीं है वैसा, वैसे ऐसा अंतिम सांसें ही तो ले रहा है यूनियन। यूनियन के बाद स्टेट ऑन स्पॉट, ये स्टेट में कुछ है नहीं ऐसा, स्टेट खट से होने वाली चीज है, सेम सेम है, बस जहां सेम नहीं है वही बताना है हमको, बाकी रिपीट मोड पे करा देंगे। बस स्टेट के बाद आपके फंडामेंटल राइट्स करा देंगे। कल 100% स्टेट यूनियन दोनों फिनिश हो जाएंगे, 100%। ठीक है, मतलब इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे आप, अगले 10 क्लासेस में आपका 12 क्लासेस में पॉलिटी साइड में हो जाएगा एकदम। और क्या है ही क्या रह गया यूनियन के बाद, खत्म। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। ये है आपका, हाँ ये है शेड्यूल नंबर 10, ये अलग जगह पे है, लिखा है अच्छे से, गुड। अब अब ये हुआ क्या, इसकी कहानी हम पूरी बता देते हैं। अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग हु टेक्स द फाइनल डिसीजन, तो याद रखिएगा ऑफिसर ऑफ द हाउस। ऑफिसर ऑफ द हाउस कौन हो जाएगा, स्पीकर एंड चेयरमैन, चेयरमैन इन राज्यसभा, स्पीकर इन लोकसभा। आर्टिकल कोई नहीं है, आर्टिकल नहीं, शेड्यूल 10 में गिवन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 10 में गिवन है। अब है क्या ये समझते हैं हम जरा। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। क्या होता है समझते हैं, है ना। आपने मान लो किसी कोई भी व्यक्ति, राम नाम का व्यक्ति जो है बीजेपी पार्टी से इलेक्ट होता है और वो पार्लियामेंट में जाके कौन सी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, कांग्रेस को। या मान लो कांग्रेस से इलेक्ट होता है, किसको ज्वाइन कर लेता है, बीजेपी को। तो क्या इसने अपनी जनता के साथ, जो वहां पे जनता है, एक विश्वासघात नहीं कर दिया। उन्होंने जो वोट दिया था इसको ऑन द बेसिस ऑफ जो पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है ना, बिफोर द इलेक्शंस, उसके अकॉर्डिंग दिया था, मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग, मैनिफेस्टो, है ना। अब इस मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग अगर दिया था डिसीजन जनता ने, और उस व्यक्ति ने जो है काम खराब कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति को क्या लोकसभा में बैठने की अनुमति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों पे क्या लग जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एक व्यक्ति थे, राम इसलिए लिखा हमने, एक व्यक्ति थे आया राम गया राम, कॉन्सेप्ट उन्हीं से आया था, राम, है ना। तो सॉरी, गया राम उनका नाम था, क्या नाम था उनका, गया राम, है ना, गया राम उनका नाम था। तो गया राम ने जो है आपका एक ही दिन में 4 बार पार्टी को बदला। हरियाणा के थे, एक ही दिन में 4 बार पार्टी को चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो उन्हीं से एक फ्रेज आ गया, आया राम गया राम। और यहां पे जो है राजीव गांधी इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो ये भी यंग नहीं है। राजीव गांधी इंडिया तो छोड़ना पड़ जाएगा, ये तो लगता है हमको। अच्छा, वैसे बनेगा ही नहीं, 55 साल का जो है युवा है, नौजवान है, 55 साल का, अंडर डेवलप्ड भी है, अनसाउंड माइंड। लोग लगा ना दे उस पे अनसाउंड माइंड है, ये बनने का चांस आए तो लगा दे अनसाउंड माइंड। राजीव गांधी जो है भारत के सबसे नौजवान प्रधानमंत्री थे, है ना। ये हमने कहीं सुना है यार, ऐसे कोई बोलता है। ठीक है, नौजवान प्रधानमंत्री थे, यानी सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ 40 इयर्स, है ना। अच्छा, राजीव गांधी जो है पॉलिटिकली बहुत एक्टिव पर्सन थे, पॉलिटिकली एक्टिव। तो जितना भी वो लेके आए थे रेवोल्यूशन काइंड ऑफ, उतना कोई रेवोल्यूशन काइंड ऑफ लेके नहीं आया था। उन्हीं ने देखो पंचायत लेके आए, वो पंचायत उन्हीं ने स्टार्ट की थी, बाद में पीवी नरसिम्हा राव लेके आए, लेकिन सारे स्टेप्स तो इन्हीं ने किए थे। कमेटी सब इन्हीं ने फॉर्म की, एक के बाद एक कमेटी आ रही है।
है ना। तो राजीव गांधी दूसरा, इन्हीं ने, ये कब बने थे, 1984 में इंदिरा गांधी की का असैसिनेशन हो गया, उसी के जस्ट बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब एक तो स्टेटमेंट दे रहा था, हमने सुना, बड़ा ही क्रांतिकारी लोग हैं, वो कह रहे देखो प्रधानमंत्री बनने की क्वालिफिकेशन है कि पिछला वाला प्रधानमंत्री तुम्हारा रिलेशन में हो और उसकी डेथ हो जाए, तो यू आर क्वालिफाइड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। इतने क्रांतिकारी लोग हैं, कैसे सोच लेते हैं ये सब। इलेक्शन वगैरह नहीं, मतलब पार्टी ने चुन लिया। नहीं नहीं, बिना एमपी रहे आप बन सकते हो, बिना एमपी रहे आप मिनिस्टर बन सकते हो। पर ये बात समझना, मिनिस्टर बनने की, कोई भी मिनिस्टर बनने की क्वालिफिकेशन है यू शुड बी एमपी, बट अ पर्सन हु इज नॉट एमपी कैन ऑल्सो बिकम मिनिस्टर। बट ये मिनिस्टर रहेगा कब तक, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स तक। 6 मंथ्स के अंदर इसको मिनिस्टर बनना, एमपी बनना पड़ेगा। तो अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, ऐसी किसी सीट से अपना कोई मेंबर को रिजाइन दिलाएगी, जहां से जीत पक्की है वहां से राजीव गांधी खड़े होंगे, जीत जाएंगे, हो गए। चेयरपर्सन होगा किसका, देखो ना, स्पीकर का इलेक्शन देख लेते हैं हम। हाँ, स्पीकर ही को तो देगा रिजाइन जाके। स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है पता है तुमको? स्पीकर का इलेक्शन, यू नो हाउ स्पीकर इलेक्ट्स? यस, अब देखो 543 मेंबर्स अंदर आ जाएंगे, इसमें ऊपर बैठा होगा प्रोटेम स्पीकर, बैठा होगा प्रोटेम स्पीकर, इलेक्शन कराएगा, और जिस व्यक्ति को वोट मिल जाएंगे 50% प्लस 1, वही बनेगा स्पीकर। तो वोट किसको 50% प्लस बनेंगे, जिसकी सरकार होगी, क्योंकि एमपी उसी के ज्यादा है। तो स्पीकर हमेशा किसका होगा, गवर्नमेंट का, कभी हो ही नहीं सकता अपोजिशन का। इसलिए हमने एक कन्वेंशन किया है। क्या कन्वेंशन किया है कि जो डिप्टी स्पीकर होगा वो हमेशा किससे होगा, अपोजिशन से। ये कन्वेंशन है हमारा। बाकी एक लॉ भी पास किया है हमने अपोजिशन के लिए, समझ रहे हैं? तो अपोजिशन से ही हमेशा, हाँ मतलब अपोजिशन का भी तो कुछ रहना चाहिए ना, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए भाई। अगर आपसे पूछ लिया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, तो द पार्टी विच गेट्स 10% ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा विल सर्व एज अपोजिशन। आपको जान के हैरानी होगी कि पिछली बार, अच्छा 10% के सामने कितना होगा, 543 का। पिछली बार जो है 45 या 44 सीटें आई थी कांग्रेस की, कांग्रेस अपोजिशन में भी नहीं थी पिछली बार। इस बार तो 99 सीट आ गई अपोजिशन में। पिछली बार कांग्रेस को अपोजिशन में आने के लिए गठबंधन करना पड़ा था। ये बहुत वैसी सिनेरियो है ना, ये बहुत इंसल्टिंग है। अपोजिशन जो पार्टी कभी मेजोरिटी में रही हो इतने समय से, डिकेड्स के लिए, उसने अपोजिशन में आने के लिए कोलिशन किया हो, मतलब इससे बुरा वक्त नहीं देखा होगा कांग्रेस में कभी। कोई पार्टी अपोजिशन में लाने में वोटिंग उसके पास अपोजिशन नहीं होगा, मतलब बीजेपी जैसे 543 वो है सीट है, 530 या 520 से बीजेपी पार हो गई, तो अपोजिशन नहीं होगी, फिर तो नहीं होगी, तो फिर नहीं होगी, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये तो गलत है ना, डेमोक्रेसी विदाउट अपोजिशन होनी नहीं चाहिए। हाँ नहीं है, फिर तो नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट रन होगी ऑन इज ऑन, वो जो चाहेगी वो करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगी, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ला सकती है। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन गवर्नमेंट के सामने बैठा हो, है ना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर तुमने 500 सीटें दे दी बीजेपी को और बीजेपी ले आई दूसरा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, बचाएगी वो, हमारी जुडिशरी उसको बचाएगी, लेकिन तुमने दे तो दिया है वन हैंड, कुछ भी करेगी फिर वो, कोई भी पार्टी हो XYZ, तो सारी कहानी खत्म। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए। डेमोक्रेसी तो वहीं सरवाइव करेगी जहां अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगा।
अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जितना बड़ा रोल गवर्नमेंट का नहीं होता है, उससे ज्यादा अपोजिशन का होता है। इसलिए हम न्यूज ज्यादा किसी सुनते हैं? अपोजिशन की, गवर्नमेंट की कम, क्योंकि वो सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं। लेकिन ये सच में सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी है या नहीं है, ये इनके एक्शन से पता चलता है ना। जैसे मान लो बजट सेशन आया, तुम जो है यूरोप के टूर पे चले गए एज अपोजिशन लीडर होते हुए, तो क्या सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी हो, है ना। बजट के पैसे भी हो रहा है। ओके, तो बात यहां पे ये है, समझ गए कैसे इलेक्शन होता है स्पीकर का। चेयरमैन का इलेक्शन तो आपको पता ही है, क्योंकि वो तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू इलेक्शन ऑफ चेयरमैन। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे 6 महीने बाद 6 महीने, वो तो मिनिस्टर बनने का बता दिया बीच में हमने आपको। हाँ, ये बता रहे थे हम आपको, बीजेपी और कांग्रेस में जाके अगर चेंज कर लिया उसने तो क्या होगा। तो मतलब वो उस पे लग जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ। दैट वाज एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे शेड्यूल 10 में कौन लेके आया था, यानी किसने? राजीव गांधी, एट टाइम ऑफ 1985। तो शेड्यूल 10 में 1985 में आपका एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। इसके अंतर्गत कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, इफ ही और शी विल चेंज द पार्टी, he or she will be disqualified from the house. But who takes the final call? Officer of the house, speaker or chairman. और इनके पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। तो इसमें अब क्या हो रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है उसे फायदा मिल रहा है। स्पीकर हमेशा किसका होगा? रूलिंग पार्टी का। अब अगर मान लो अभी इस समय कांग्रेस का व्यक्ति छोड़ के बीजेपी में आ जाए, तो स्पीकर जल्दी डिसीजन लेगा ही नहीं, क्योंकि रूलिंग पार्टी को फायदा हो रहा है। तो यहां पे रूलिंग पार्टी ऑलवेज विंस। तो ये एक लूपहोल है, लूप होल है इसका, नेगेटिव है। बहुत बार कोर्ट बोल चुका है देयर शुड बी अ टाइम बाउंड डिसीजन। 3-3 साल नहीं लेते हैं ये लोग डिसीजन, तब तक पूरा टर्म पूरा हो। अगर रूल होगा तो ही सुनेंगे ना। आप बात कब मानोगे? जब लॉ होगा। लॉ है नहीं। हाँ, लॉ यही बनाएंगे, लॉ बनेगा नहीं। ये कहानी है। जिसको जनरली करते हाँ, बस अब वही हम समझाने जा रहे हैं। अब आई आपकी कहानी। कोई अगर आपका इंडिपेंडेंट बंदा खड़ा हुआ है, किसी पार्टी से नहीं है, तो अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो उस पे लगता है क्या? पार्टी ए से पार्टी वी में चला जाए तो उस पे लगता है क्या? बिल्कुल, दोनों पे लगता है। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन, एक चीज में आप लोग कंफ्यूज करते हो, वो है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन और गिविंग, कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है वो डिफरेंट आपका पर्सपेक्टिव होता है। कोलिशन गवर्नमेंट में सिर्फ सपोर्ट, गिविंग सपोर्ट होता है। ठीक है, सपोर्ट देते हैं। हम पार्टी का नहीं मानेंगे अपने आप को। वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर अस एज द पार्टी मेंबर ऑफ बीजेपी, बट विल सपोर्ट। लाइक अभी 2 कोलिशन फॉर्म हो गई हैं सेंटर पे, एक एनडीए एक यूपीए, है ना। एक एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और एक है आपकी क्या है फुल फॉर्म इसकी, यूपी की। अरे भाई देखो जरा, ध्यान ही नहीं आ रहा हमको। इंडिया, अच्छा हाँ, अभी यूपीए तो इंडिया हो गया है। हाँ हाँ हाँ, इंडिया हो गया है यूपीए तो। इंडी अलायंस, इंडी अलायंस हो गया है अभी यूपीए। यूपीए पहले, इसमें मेजर पार्टी यूपीए में कांग्रेस थी और एनडीए में मेजर पार्टी बीजेपी है। अभी बीजेपी के कितने वो हैं सीट्स इन लोकसभा? हाउ मेनी सीट्स डू बीजेपी हैव? 240 समथिंग, है ना, 240। तो 240 में आप सरकार तभी बना सकते हो जब कोलिशन होगा, क्योंकि आपको चाहिए कितनी? 50% ऑफ लोकसभा, 50% +1 ऑफ लोकसभा। कितना हो गया? 272।
क्या है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो इंडिया का अरे यूपीए का, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। हाँ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, हाँ यूनाइटेड प्रोविंस हमको याद रहता है, यूपी का पुराना नाम है यूनाइटेड प्रोविंस। और अब इंडिया हो गई है नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूजन अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। उन्होंने उसको रेफरेंस दिया इंडिया से, लेकिन बीजेपी पार्टी इसको इंडिया अलायंस कहती है, इंडिया नहीं लिया था इसका नाम, ठीक है। तो 240 में प्लस आपकी पार्टीज और भी होंगी, इसमें होंगी या नहीं होंगी? सही बात है, प्लस पार्टीज और भी होंगी इसमें, ठीक है। यूपीए में आपको पता है और भी छोटी छोटी पार्टीज बहुत सारी होंगी। तो अब इसको एनडीए को सपोर्ट करना, जैसे आरजेडी सपोर्ट कर रही है, आरजेडी पार्टी कहां की है? बिहार की, जिसके मेन लीडर है नीतीश कुमार, जो अभी बने हैं चीफ मिनिस्टर, है ना। अब आरजेडी अगर एनडीए को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब आरजेडी के जो एमपीज हैं वो एनडीए में नहीं, ओ सॉरी बीजेपी में नहीं गए हैं, आरजेडी को छोड़ के सपोर्ट किया है बस, समझ रहे हैं। तो इट इज काइंड ऑफ कोलिशन फॉर्मेशन, सपोर्ट गिविंग, ये सपोर्ट गिविंग कॉन्सेप्ट होता है ना। तो इसमें हम पार्टी को चेंज नहीं करते हैं, बस पार्टी को बाहर से ही अपनी पार्टी में रहते हुए सपोर्ट। इंडिपेंडेंट सपोर्ट कर सकता है, लेकिन पार्टी वो भी चेंज नहीं कर सकता, उसकी कोई पार्टी नहीं है, इंडिपेंडेंटली सपोर्ट कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, लेकिन पार्टी ज्वाइन कर ले ऐसा नहीं होगा। अगर ज्वाइन किया तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अच्छा, अगर नॉमिनेटेड है तो क्या ज्वाइन कर सकता है पार्टी को? तो पार्टी को ज्वाइन करने का नॉमिनेटेड मेंबर को 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। 6 महीने तक वो कितनी भी पार्टी बदल ले, नॉमिनेटेड, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 महीने बाद उस पर भी यही एंटी डिफेक्शन काम करेगा। समझ रहे हैं? तो सारी कहानी समझ में आ गई। इतनी ही हो सकती है पॉसिबिलिटी, खत्म कहानी। तो ये एंटी डिफेक्शन है जो 1985 में राजीव गांधी लेके आए थे, एंड द फाइनल डिसीजन चिकन वाई ऑफिसर, दिस एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन शेड्यूल नंबर 10 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द अनदर काइंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। पहली डिस्क्वालिफिकेशन पे फाइनल डिसीजन कौन लेता है? जो पहले बढ़ाई हमने, प्रेसिडेंट, जो सजेस्ट करेगी इसे वही, है ना। सर फिर जैसे अगर सरकार किसी की होती है, जैसे लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी किसी की सरकार होती है, तभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था, उसके बाद हमारी रेटिंग, इंटरनेशनल रेटिंग के लिए बहुत सारे लोग गए थे, जैसे एक डॉक्टर शशि थरूर भी थे, वो तो ऑपोजिशन ही है, तो वो फिर कैसे, किस बेसिस? क्यों नहीं, हमारा पूरा पार्लियामेंट हमारा है, हमारी देश की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि इंदिरा गांधी एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने फॉरेन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को अपोजिशन से बना के भेजा था, फॉरेन मिनिस्टर बना दिया था उन्होंने। मिनिस्टर तो कोई भी बन सकता है, अपोजिशन का भी बन सकता है। इवन बीजेपी जो है आपकी मेजोरिटी में आ रही है, चाहे तो ये प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी को बना सकती है, इफ दे कॉल और लीडर इज राहुल गांधी, तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो इसमें ये इफ एंड बट नहीं आएगा, क्योंकि when you enter the house of Lok Sabha, then you are before your name government of India has been assigned। तो अब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बात करेंगे, ना कि बीजेपी पार्टी की बात करेंगे या कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे। तो लोकसभा के अंदर बैठने के बाद आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गए, आप बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी नहीं रहे। तो दे हैव इक्वल राइट्स एज द एमपीज ऑफ बीजेपी, चाहे बीजेपी एमपी हो चाहे वो हो। तो मोदी ने इंक्लूसिव किया, उन्होंने कहा सब हर पार्टी से भेजते हैं। उन्होंने ओवैसी को भेजा, ओवैसी भी गए थे ऑपरेशन सिंदूर, हाँ, तो ओवैसी भी भेजे थे उन्होंने कि एक जो है इस्लामिक वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट करेगा बंदा, तो वो भी सीखेंगे ये लोग क्या है क्या कहानी है। तो
वो भी गए थे, और जो है जैसा शशि थरूर ब्रिलियंट पर्सन है, तो वो भी गए थे। तो जब हमारे देश पे कुछ आता है तो फिर पार्टी तो बहुत दूर हो जाती है। तो एक इंक्लूसिवनेस दिखनी चाहिए, सबकी जो आवाज है वो एक साथ निकलनी चाहिए। बट ये मुझे जैसे अभी तो दिन आए थे तो दिन हमारे इंडियन पे आई थिंक दिन लगा था, तो उसमें भी बीजेपी के गेट टुगेदर टाइप्स कुछ था ऐसे, तो उसमें शशि थरूर वाज इनवाइटेड, बाकी कोई और दूसरी पार्टी का आई थिंक अच्छा, इनवाइट नहीं था। वैसे थोड़ा ओपोजिशन वैसे लग गया कि जहां जरूरत है वहां यूज कर ले रहे हैं। हाँ कुछ टाइप्स। अब देखो वो तो पार्टी खुद मैनेज करती है, अब वो कहीं ना कहीं मैनेज करेंगे उस चीज को। बीजेपी really wants Tharoor to get